नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया जा रहा था ग्रुप डी और बीपीएससी को लेकर के लूसेंट समान ज्ञान, उसी में हम लोग डेली पेज बाय पेज सभी चैप्टर को हम लोग बहुत बढ़िया से समझते और समझाते हुए करा रहे हैं। जिसमें कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में भी ऐसा नहीं है कि पहला क्लास है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्लास करीब 7-8 क्लास कर चुके हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का जो भी है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि हमारे द्वारा जो जीके जीएस के जो भी बैच कराए जा रहे थे 400 रुपये फ़ी वाली, वो अभी ऑफर में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक मात्र आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के मात्र 75 रुपया में कर दिया गया। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर यही 400 रुपया आपको देना पड़ जाएगा और मटेरियल सारा कुछ वही मिलेगा। इसके लिए अधिक जानकारी आप हमारे इस नंबर पे 7654957719 पर आप संपर्क कर लेंगे। अधिक जानकारी वहीं पर क्लास के बारे में मिल जाएगा। आपको 5 से 6 घंटा डेली क्लास भी कराए जाएंगे, डेली आपका क्यूज भी होगा और मज़ेदार। अभी देखिए ये सारी क्लासेज आपके लिए चल रहा है, जिनमें अभी ऑफ़र प्राइस 249 था, मगर ये भी घट करके मात्र 75 कर दिया गया है आप लोगों के लिए। अलग अलग कोर्स लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिए, मात्र 75 रुपया में। अधिक जानकारी आप इस नंबर पर ले लेंगे। बाकी अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आइए देखिएगा, हम लोग कर रहे थे 9वां नंबर चैप्टर मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ना शुरू किए थे सबसे पहले पाचन तंत्र को, है ना। पाचन तंत्र के अंतर्गत भी हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार की उसकी अवस्थाएं, और उन सभी 5 अवस्थाओं को भी हम लोगों ने जान लिया था, जिसके अंतर्गत अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और मल परित्याग होता है। ये सभी व्यवस्था जो था हम लोग पढ़ चुके थे। ज़रा 2-4 प्रश्न आप बताइएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वह है परिसंचरण तंत्र। उससे पहले तो कुछ सवाल जवाब हो जाए, हम जवाब देंगे, आप सवाल पूछिएगा, ऐसा ही ना? नहीं, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। बताएंगे कि जो लार ग्रंथि होता है इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? स्टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, आप बताएंगे कि जो जठर रस होता है, जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं और कौन कौन होते हैं? 2 एंजाइम होता है। कौन कौन सा होता है जठर रस में? पेप्सिन और रेनिन। जरा एगो ट्रिपल पी बताए थे हम, कौन किसको किस में परिवर्तित करता बताइए तो ट्रिपल पी के आधार पे। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिपल पी मॉडल याद रखिएगा। ये ना कि ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नहीं। हम लोग के लिए बायोलॉजी में ट्रिपल पी मतलब क्या? पेप्सिन इक्वल टू प्रोटीन कन्वर्टेड पेंटोज। चलिए, हाँ आगे बताइएगा, क्या बताएंगे ना, बताइए कुछ। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, यकृत से। हाँ वही लीवर। और जाके जमा कहाँ होता है पीत? पित्ताशय में। अब बताइएगा कि मनुष्य के जो दांत होता है, मतलब आपका दांत, वो के गो होता है और कौन कौन से 4 गो प्रकार बताइएगा। 32 प्रीमोलर मोलर। हाँ, आईसीपीएम याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर के। इसका रेशियो बताइए तो कैसे कैसे रहता है, रेशियो बताना। 2:1:2:3। 2:1:2:3। आईसीपीएम I2C1P2M3। 21-23 का गुना 2 कर दीजिएगा जोड़ के, और उतना हमारा 16-16-32 है ना। 16 गो ऊपरे 16 गो नीचवा, दोनों मिला करके 32वां। सबसे कठोर शरीर का भाग कौन सा? शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। चलिए ठीक है। लार ग्रंथि जो होता है कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। चलिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है बताएंगे? तीनों कहाँ कहाँ पर?
जीवा में पाया जाता है, हम्म, और दूसरा वाला जो है जबड़ा के नीचे, और हाँ, तीसरा वाला जो होता है दोनों कान के नीचे आसपास। कान के नीचे। दूगो जीभ में, मतलब जीभ के दोनों ओर, दूगो जबड़ा के नीचे, निचलका जबड़ा में, और दूगो दोनों कान के नीचे। मारेंगे कान के नीचे तो क्या होगा? लार टपके लगेगा। स्वाद आएगा। स्वाद आएगा। हाँ, तो लार ग्रंथि हमारा कुल 3 जोड़ी मतलब कि 6 होता है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि 2 जो है हमारा जीभ से स्वाद लेके बताइएगा, है ना, जिसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद 2 जो होता है हमारा निचला जबड़ा में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। और 2 कान के नीचे होता है, जो होता है पैराट्रॉयड ग्लैंड। ज़रा ये बताइएगा कि जीभ में जो होता है खट्टा, कड़वा और मीठा, ये 3 को कन्ने कन्ने से मिलेगा? आगे मीठा, पीछे कड़वा, आगे मीठा पीछे खट्टा। साइड वाला खट्टा। साइड वाला खट्टा, पीछे वाला कड़वा, आगे वाला मीठा। सबको याद हो गया? सबको याद हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक सबको लगभग जो था याद हो गया होगा। बाकी कल जिनका भी क्लास छूटा होगा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को नहीं डाले हैं, डाल देंगे आज, ठीक है, उसको आज डाल देंगे। चलिए, अब आइएगा, हम लोग आएंगे दूसरा नंबर जो पॉइंट है वह है परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त से संबंधित पढ़ेंगे। और रक्त से संबंधित पढ़ेंगे तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये भी जो पॉइंट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा कान और ध्यान एकाग्र करके। ज़रा रक्त का बात आया है तो हम लोग पीछे भी रक्त पढ़ चुके हैं। रक्त को कितने भाग में बांटा गया, मतलब कितना वर्ग है रक्त का? 4, ए बी और ओ। ए बी और ओ। रक्त के कौन सा वर्ग में एंटीजन पाया जाता है और किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है? ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। और ए बी में एंटीजन पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। चलिए, ठीक है। सबको देने वाला कौन? कौन सा? ए, ओ देगा, सब नेगेटिव देगा। सबको देने वाला भगवान ना? गलत बात। सबको देने वाला भगवान खून के रूप में वो, ठीक है। और सबसे लेने वाला कौन? ए बी सबका खून पी सकता। सबका सबसे लेने वाला ए बीबी, बीबी सबका लेती है, ठीक है, सब चूस जाएगी जिसकी भी बीबी होंगी उनका। तो ये भी जो है एंटीबॉडी वाला जिसमें नहीं होता है वो सर्वग्राही होता है। चलिए, हम लोग एक पढ़े थे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो है किस जानवर से संबंधित है? रिसस बंदर। रीसस बंदर से संबंधित है। चलिए, ठीक है, सब बहुत होशियार हमारे सब हैं, एको ना क्वेश्चन में छोड़ते हैं। अब ना पूछेंगे, अब पढ़िए। आइए अब दूसरा नंबर चैप्टर पे आएंगे, पॉइंट पे, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा, एक एक करके पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, विलियम हार्वे जो है। और ये बताइएगा कि रक्त समूह का खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी मिला था। कब मिला था? रमन प्रभाव याद है रमन जी को? 1930 वाला, हाँ। तो रमन और लैंडस्टीनर दोनों को 30 में नोबेल मिला है। चलिए, ठीक है, आगे आइए। क्या कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किया। इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं: हृदय, धमनी, सीरा, रुधिर। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। परिसंचरण तंत्र के 4 भाग कौन कौन? हृदय, जरा दिल कहते हैं, धमनी, सीरा और रुधिर। अब एक का करके समझिए। हृदय क्या कह रहा है? यह है हृदयावरण, यानी कि पेरिकार्डियम, इसका इंग्लिश वर्ड ही याद रखिएगा, ठीक है।
पेरिकार्डियम नामक थैली में हृदय सुरक्षित होता है। हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम का होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मतलब दिन भरी बिजी रहे वाला आदमी है, इसके पास फुर्सत ना है, ठीक ना, कि किसी से पटेगी, और मगर 300 ग्राम का ही है, सबको समा के रखता है, अपनी वाली भी, घर वाली भी, बाहर वाली भी, सबको यही रखेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा 300 ग्राम में सबको तौल लेता है, तो याद रखेंगे। याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इसमें यही है कि पेरिकार्डियम नामक थैली में रहेगा जो, और कुछ नहीं। मनुष्य के हृदय जो होता है 4 चैम्बर का बना होगा, जिसमें से कि जो अगला भाग होता है वो एक है दायां आलिंद और बायां आलिंद के रूप में, और उसका जो पीछे वाला भाग होता है वो दायां नीलय और बायां नीलय के रूप में जाना जाता है। यानी कि 4 गो भाग होगा। कभी हृदय को देखिएगा पिक्चर वगैरह में, गूगल करके देखिएगा, उसमें दिखेगा, है ना। इस तरह से जो एगो दिल बनाते हैं ना, वही दिल को मिला जुला के बांट लीजिएगा, उसी में उसको बांटिएगा। तो ऊपर वाला 2 गो रहेगा जो दायां और बायां आलिंद, नीचे वाला जो रहेगा दायां और बायां नीलय होता। कहता है कि दाएं आलिंद एवं दाएं नीलय के बीच त्रिबलनी कपाट होता। क्या होता है? त्रिबलनी कपाट होता है। ये लाइन आपको याद रखना। बाएं आलिंद और बाएं नीलय के बीच में द्विबलनी कपाट, प्रश्न ये दोनों पूछा जाता है। जब आलिंद का बात करेगा और नीलय का बात करेगा, उसमें अगर दायां साइड वाला का बात करेगा तो दायां साइड में 3 गो कपाट होता है। उसी को हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, यानी कि त्रिबलनी कपाट, उसमें से 3 गो निकलेगा। जबकि बायां साइड में जाइएगा तो बायां साइड का आलिंद और बायां साइड का नीलय में ही द्विबलनी कपाट यानी कि बाइस्क्यूपिड वाल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं, वेन कहते हैं, याद रखिएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, शरीर से हृदय मतलब आपके पूरे बॉडी से शरीर को हृदय के पास जब ब्लड को लेके जाना होगा, उस अवस्था को हम सीरा कहते हैं, उस रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है वो रक्त होता है। इसका अपवाद है कौन सा? पाल्मोनरी सीरा। कहना ये चाह रहा है कि सीरा जो होता है शरीर से ब्लड को उठा करके हृदय में ले जाता है, और सीरा के अंतर्गत ब्लड जो होता है वो अशुद्ध रहता है। अशुद्ध कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शामिल होता है, ना कि ऑक्सीजन। मगर एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, कि जो सीरा का ही एक भाग होता है पाल्मोनरी सीरा, वो क्या करता है कि वो शुद्ध को लेके चला जाता है। उसका काम क्या है? शुद्ध रक्त को लेके चले जाना। और पाल्मोनरी सीरा जो है फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता और जो कि शुद्ध रक्त को ले जाता है, ये याद रखेंगे। फिर है हृदय से शरीर। अब हृदय से यानी कि हार्ट से जो है शरीर की ओर जो रक्त ले जाएगा उसको हम धमनी कहते हैं। धमनी में भी जो होता है ये अपवाद होता है पाल्मोनरी धमनी। धमनी का मुख्य रूप से काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, मगर पाल्मोनरी धमनी का कर देता है, उसको अशुद्ध को लेकर चला जाता है। यानी कि एक दूसरे के नाम का उल्टा काम ये पाल्मोनरी सीरा और धमनी करता। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन होता है। दायां साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और बायां साइड में ऑक्सीजन होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन है, याद रखेंगे। हृदय की मांसपेशी को जो रक्त पहुंचाता है उस नली को हम कोरोनरी धमनी के नाम से जानते हैं, और इसी में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट आ जाए तो हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात होता है। यानी जो कोरोनरी धमनी है, अगर हमसे प्रश्न डायरेक्टली ये पूछ ले कि हार्ट अटैक आने के लिए कौन सी वाहिनी जिम्मेदार होती है या रक्त वाहिनी जिम्मेदार होती है, तो कोरोनरी धमनी जिम्मेदार होता है। यानी कि धमनी का ही एक पार्ट होता है कोरोनरी धमनी, जो हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कोरोनरी धमनी जिम्मेदार है। अब यहाँ पर जो दिया है उसका पूरा मार्ग दिया है कि कहाँ से कैसे जाता है ना। तो ये बायां आलिंद से होते हुए बायां नीलय में, बायां नीलय से दैहिक महाधमनी, फिर विभिन्न धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर धमनी कोशिका, फिर अंग, फिर अग्र एवं पश्च महाशिरा, फिर दाहिना आलिंद, दाहिना नीलय, पाल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पाल्मोनरी सीरा, बायां आलिंद, जहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हो जाती है। ये हमारे काम का वैसा नहीं है, बस दे दिया है समझने समझाने के लिए। चलिए आगे आइए। आगे हमारे हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं।
है ना। तोहरा देख के दिलवा धड़के लगा, अरे दिलवा तो पहले से धड़क रहा था ना। तो ये वही है कि हृदय का संकुचन और शिथिलन सिस्टोल और डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। और समान अवस्था में मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है 120/80, शायद नीचे दिया होगा, हाँ आगे एक लाइन बाद दिया, ठीक है ना। तो सिस्टोल और डायस्टोल पॉइंट याद रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, यानी कि हृदय की धड़कन कहते हैं। कहता है कि साइनो ऑरिकुलर नोड यानी कि SAN जो होता है दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। पॉइंट जरा ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि जो दाहिना आलिंद है, दाहिना आलिंद के दीवार में एक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। वही तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो SAN यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड के रूप में होता है। और SAN का काम क्या है, तो वह हृदय की धड़कन को तरंग प्रारंभ करता है, यानी कि वेव है उसका उत्पन्न करने का काम कौन करेगा, तो साइनो ऑरिकुलर नोड। यानी कि दोनों तरफ से याद रखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में शॉर्टकट जो मतलब शॉर्टकट जो SAN दिया है वो भी, और उसका पूरा नाम भी याद रखना है। कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर, Hg मतलब पारा के रूप में उसको मापा जाता है। जो कह रहा है कि सिस्टोलिक, ऊपर वाला को सिस्टोलिक कहेंगे, जो 120 है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाला को कहते हैं डायस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है 120/80। कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कितना है, ठीक ना। तो सबके दिमाग में रहता है 120/80। अब पूछ देगा कोई चीज डायस्टोलिक बटा सिस्टोलिक, तो मारिएगा 80/120, न तो जहाँ मारे 120/80 तो बुढ़वा मारे 80, फिर काम लटपटा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा जब आएगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक का, तो पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि पूछा क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक या डायस्टोलिक सिस्टोलिक। ऐसे ज़्यादातर सीधा सीधा ही पूछता है, फिर भी याद रखिए। कहता है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है याद रख लीजिए। फिर कहता है कि थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। बहुत ही बढ़िया है ये, इसको याद रखिएगा। एड्रेनलिन और थायरोक्सिन नाम का 2 हार्मोन होता है जो क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब देखिए धड़कन से कहाँ कहाँ पर प्रश्न बन रहा है। पहला तो कि धड़कन वो हुआ जहाँ पर हृदय संकुचित और शिथिलन होता है, यानी कि फैलता और सिकुड़ता है, वहाँ से हमारा हृदय का धड़कन बनेगा। और उसी हृदय की धड़कन को वेव उत्पन्न करता है सैन, मतलब कि साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। जबकि उस धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। जब भी कोई आपको देख करके कहे कि तोहरा देख करके दिलवा धड़के लगल, तो उसको कहिएगा कि तक जा काहे टेंशन ले रहा, अंदर से तनी हार्मोन निकालो ना, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन निकालो और दिल के धड़कन को कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो हृदय की धड़कन किस हार्मोन से कंट्रोल होगा, तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। फिर कहता है कि रुधिर में उपस्थित CO2 जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहता है कि रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है कि रुधिर का जो ब्लड का जो pH मान है उसको कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता हृदय गति को कम करता है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न जो है आपको घुमा करके भी दे दे कि ब्लड का pH मान 7 से कम है तो हृदय गति क्या होगा, बताइए तो जरा क्या होगा। तेज होगा, बढ़ जाएगा, हृदय गति बढ़ जाएगा। अगर हम कह दें कि ब्लड का pH मान 14 है तो क्या हो जाएगा, हृदय गति कम हो जाएगा, हृदय गति कम हो जाएगा। pH मान बढ़ेगा तो हृदय गति घटेगा। जब हृदय बंद तो क्या होगा,
हृदय बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? नहीं पता। राम नाम सत्य है, तो बताइए। एक आध दिन हृदय को बोलिएगा तो छुट्टी पर, जैसे हम लोग का छुट्टी होता है ना, एक दिन उसको छुट्टी पर भेजिएगा। चलिए आइए, तो ये समझ में आ गया, परिसंचरण तंत्र हमारा समाप्त हुआ। परिसंचरण तंत्र में जो भी धड़के वाला था वो सब खत्म हो गया, ठीक ना। अब आगे आइए, तीसरा है हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या कहता है? कहता है विभिन्न ऊतक तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। यानी कि लसिका का रंग कैसा है? हल्का पीला होता है। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ ऑक्सीजन मौजूद होता है। यानी कि लसिका में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाते, याद रखिएगा, लिम्फोसाइट। जरा जल्दी से बताइएगा आरबीसी का नाम क्या है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का नाम बताइए। एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। एगो थ्रोम्बोसाइट होता है, वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कि लसिका में पाए जाने वाली जो कणिका होता है, ये कणिकाएं हैं, कणिकाएं, कणिका का पूर्ण है, कणिकाएं जो है लिम्फोसाइट कहलाती है। और ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। लिम्फोसाइट मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और डब्ल्यू मतलब क्या? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से ही निकल के लिम्फोसाइट। चलिए ठीक है, रिलेशन बन गया। कहता है लसिका जो है ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में, ये बहुत बढ़िया है। लसिका की दिशा कैसी होती है? तो एक दिशीय होती है। कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ऊतक से हृदय की ओर जाएगा, इतना याद रखिएगा। लसिका खत्म। इसका काम भी दिया हुआ है, तो देखिए क्या काम करता है लसिका। कह रहा है कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक करता है। हमको पहले से पता है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? क्या होता है जी? हमारा हाँ, डब्ल्यूबीसी का काम है सबको मारना, रोगों से लड़ने की क्षमता। मनुष्य के शरीर का सैनिक किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट को कहते हैं। और ल्यूकोसाइट से निकल कर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब कि लसिका, और लसिका मतलब कि उसका भी काम वही होगा जो डब्ल्यूबीसी का होगा, मतलब हमारा काम सब तमाम। आगे देखिए, कहता है कि लसिका जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। करने दीजिए। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ना, मतलब चाहे छन्नी जैसे होता है, छननी वाला, वही कहता है छन्ना का कार्य करता है तथा धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाता है। मतलब कि जो भी बीमार करने वाली जो कोई भी कणिकाएं होगा उसको छानने का काम कौन करता है? तो लिम्फ नोड करता है। और लिम्फ नोड कहाँ पाया जाता है? तो लसिका में पाया जाता है। यानी कि लसिका को ही हम इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, तो वसी का नोड कहलाता है, लिम्फ नोड कहलाता है। लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। लसिका ऊतक से सिराओं के विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण भी करता है। मतलब सिरा के माध्यम से कोई भी वस्तु, कहने का मतलब ईटा पत्थर नहीं, जो ब्लड के रूप में, ब्लड के अंतर्गत जो कुछ भी पदार्थ होगा उसका परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन करने का काम कौन करेगा? तो लसिका करता है। काम हमारा हो गया समाप्त लसिका से भी, यानी कि लिम्फ भी समाप्त हो गया। अब आगे आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी कि क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी बोलिए, हमारी इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत है। पहले उससे पहले, इसके पहले बढ़े से पहले आप बताइएगा कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा? स्फिग्मोमैनोमीटर। नींद नहीं ना आ रहा है जी? हैं? चलिए, नींद आएगा तो हम लोरी सुनाएंगे वो, ठीक ना। लोरी सुने हैं? लल्ला लल्ला लोरी वाला सुने हैं? कौन कौन सुने बताइए तो। लीजिए, कोई के मम्मी लोरी नहीं सुनाए हैं जी? गलत बात। हमें
मजे ना ले, पढ़ाई करें। हमने नया एगो लोरी बनाया, मतलब नया हमें नहीं बनाया है, पहले से है। लल्ला लल्ला लोरी, दारू की कटोरी। ठीक ना? हाँ सही बात है। चलिए, दारू पी करके आदमी बेहोश होकर ऐसा नींद में रहता है कि उसको पता चलता है कुछ कहाँ सोया है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करेगा? एडेनिन और थायराक्सिन। एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़केगा? 72 बार। चलिए आगे बताएंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का रेशियो बताइए। 120/80। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार से WBC है। ठीक है, कनिकाएं। चलिए अब आइए चौथा नंबर पॉइंट पर। ये तो उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत है। देखिएगा, कहता है उत्सर्जन यानी कि कहता है कि जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रम में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न पूछेगा कि शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनीय उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता। ये जरा नाम तीनों याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन में तीनों दे देता रहेगा, आखिरी में दे देता है ऑल। तो ये तीनों याद रखिएगा, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों का निष्कासन उत्सर्जन से होता। कहता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन सा? तो किडनी, त्वचा, लीवर और लंग्स मतलब फेफड़ा। मतलब वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा, ये 4 प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं। आइए एक एक करके जानते हैं ये क्या है। सबसे पहला हमारा आता है वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क क्या है? कहता है कि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता। एक जोड़ा होता है कौन? किडनी। किडनी का वजन जो है 140 से 150 ग्राम तक होगा। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग एक कितना है जी? 1 काई दाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख है कि 1 करोड़ 30 लाख है, जो भी है उतना वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहते हैं। ये वाला प्रश्न ऐसे जो है आप खाली इतना याद रखिएगा कि जो नेफ्रॉन होता है वो किससे बना होता है? तो वृक्क नलिकाओं से मिलकर के नेफ्रॉन बनता है। और जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होती है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्यालीनुमा मतलब कि कुछ बोलते हैं उसको, कप जैसा प्यालीनुमा रचना होती है, जिसको बोमेन संपुट कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न कौन कौन सा है, जरा ध्यान से समझेंगे। किडनी से जो प्रश्न है वो सबसे पहला कि कितना जोड़ा होता है? तो 1 जोड़ा मतलब 2 गो। कॉर्टेक्स और मेडुला आपको एक का को करके दे देगा। प्रश्न पूछेगा कि कॉर्टेक्स किसका भाग है, पूछेगा मेडुला किसका भाग है। तो ये तो 2 आपको बन गया कि वृक्क यानी किडनी में। मगर कभी कभी प्रश्न ऐसा भी रहता है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो किडनी का बाहरी भाग जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। ये तो हो गया। एक प्रश्न आपसे बनाएगा कि वृक्क यानी कि किडनी में जो वृक्क जो नलिकाएं होती है उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। एक और प्रश्न बनाएगा कि वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होता। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जैसे ही हम लोग ये नाम देखते हैं तो हम लोगों का सीधे ध्यान जाता है सबसे पहले कहाँ? तो हमारा जो सेक्सुअल अंग होता है वहाँ पर, है ना? तो वहाँ से संबंधित ये बोमेन संपुट नहीं है। ये बोमेन संपुट का संबंध जो है ये किडनी से होता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और किडनी में पाया जाने वाला जो बोमेन संपुट होता है वो क्या होता है? तो नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन की रचना होती है।
नेफ्रॉन से ही मिला जुला एक शब्द होता है न्यूरॉन। कोई बताएंगे न्यूरॉन क्या है? बताइए जरा। सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका तंत्री। तंत्रिका तंत्र से संबंधित है न्यूरॉन। ठीक, चलिए आगे कहता है कि बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं को कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से बनता है। बोमेन संपुट में 2 कोशिका गुच्छ पाया जाएगा, 2 प्रकार से बनेगा। कौन कौन सा है? एक होता है चौड़ी अभिवाही और दूसरा होता है पतली। चौड़ा जो रहेगा वो कहता है कि जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, और दूसरा कहता है पतली अपवाही जो जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाता है। यानी कि चौड़ा वाला जो रहेगा वो ब्लड को कोशिका गुच्छ में ले जाएगा, और पतला वाला जो रहेगा उसको वापस लाएगा। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। किससे? तो ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं, इससे जब निकल जाएगा छन करके तो क्या कहलाएगा? परानिस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे बॉक्स में कुछ दिया है कि विभिन्न जंतु एवं उनके उत्सर्जन। इसमें जो है देखिए क्या क्या है, देख लेते एक बार। कहता है एक कोशिकीय जंतु जितने भी रहेंगे उसमें विसरण के द्वारा होगा। एकागो एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण बताइए। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो है हमारा क्या है? तो एक कोशिकीय है। तो हमसे ये भी पूछ देगा कि अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो हम क्या कह देंगे? विसरण के द्वारा होता है, कह सकते हैं ना। तो ये इस तरह से याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि पोरीफेरा संघ के जंतु। पोरीफेरा संघ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्लांट जगत में। पहले बताइए कि पोरीफेरा होता क्या है, तभी आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी बताइए, ना बताएंगे तो हम बताइए वो ना करेंगे। प्लांट से संबंधित होता है क्या? हमरा संघ के सभी जंतु जो खारे जल में पाया जाता है ना, वो खारे जल में जो पाया जाता है सर, खारे जल में जाने वाला खारे जल में पाया जाने वाला को पोरीफेरा। तो ये काइनोडर्मेटा क्या होता है? एक काइनोडर्मेटा, उसमें भी तो समुद्री जंतु जितना होता है उसमें समुद्री जंतु कोई कहते हैं। हाँ, ये हुआ अंतर। चलिए बता देते हैं। देखिए पोरीफेरा संघ जो होता है ना, पोरीफेरा और काइनोडर्मेटा हमेशा कंफ्यूज करवाता भी है, इसलिए हम उसको पूछे यहाँ पे। पोरीफेरा जो रहेगा वो सभी जंतु जो होता है खारा जल मतलब नमकीन जल में पाया जाता है, जबकि काइनोडर्मेटा जो होता है ना पूरा आपका समुद्री जीव होता है, जो ये काइनोडर्मेटा कहलाता है। तो ये दोनों अंतर याद रखिएगा, काम आएगा नहीं काम आता है। ठीक, हाँ। तब आइए पोरीफेरा संघ के जंतु में जो उत्सर्जन होता है किससे होता है? विशिष्ट नलिका तंत्र, यानी कि उसमें नलिका तंत्र होता है। जैसे पोरीफेरा में एक उदाहरण आपका रहता है स्पंज होता है कुछ, ठीक है, स्पंज। तो स्पंज में देखिएगा, स्पंज जो होगा वो पोरीफेरा संघ का ही उदाहरण है, उसमें विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा उत्सर्जन होता है। अगला आता है हमारा सिलेंट्रेटा। जरा बताइए तो सिलेंट्रेटा होता क्या है? सिलेंट्रेटा का चलिए कुछ नहीं है, उसका एग्जाम्पल बता दीजिए। हाइड्रा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है हाइड्रा, और एगो कोई मूंगा बोले वो मूंगा भी आता है। तो हाइड्रा और मूंगा ये सभी जो है ना सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत जो उत्सर्जन तंत्र है वो सीधा कोशिकाओं द्वारा होता है। सिलेंट्रेटा आखिर होता क्या है? तो ये जो होता है जलीय प्राणी, ये भी होता है 2 स्तर वाला होता है। चलिए अगला है चपटा कृमि, इसमें ज्वाला कोशिका द्वारा एनेलिडा कौन बताएंगे? केचुआ सब जो पाया जाता है। हाँ, केचुआ, जोंक, ये सभी जो होता है एनेलिडा वाला आता है। तो ये सब में एनेलिडा वाला में किडनी, नेफ्रोडिया, ये ध्यान दीजिएगा ब्रिक है तो, मगर यहाँ पर ब्रिक का नाम बदल जाता है, नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में नेफ्रिडिया ही देगा, नहीं देगा तो हिंदी में ब्रिक देगा, तो भी ध्यान रखेंगे। ऑर्थ्रोपोडा बताइए क्या होता है? बताइए जितना भी मतलब केकड़ी मकड़ी तकड़ी जो भी रहता है, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, झींगा, मछली जो भी है, सब जो मिलेगा आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा।
और आर्थ्रोपोडा जो है मैलपिगियन नलिका द्वारा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। और ये नहीं पूछा, आर्थ्रोपोडा में नहीं पूछा है, वो पूछा है कि मच्छर में उत्सर्जन तंत्र किसके द्वारा होता है। अब मच्छरवा जो है ना आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, और आर्थ्रोपोडा संघ में आएगा तो हमको अभी क्या पता चल गया कि मैलपिगियन नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है। एक हम लोग पढ़े थे, म्यूसिपियल पढ़े थे। म्यूसिपियल क्या था? कंगारू वाला था सर, जो अविकसित बच्चे को जन्म देता है। कंगारू जो अब विकसित बच्चा को जन्म देता है और उसके बाद उसी थैलवा में जो रखता है वो एक प्रकार का मार्supial थैला कहलाता है। सबको याद है। अगला है मोलस्का। मोलस्का में मस्का लगाइए तो इसका उदाहरण बताइए। घोंघा स्नेल जिसको बोलते हैं मोलस्का के अंतर्गत आता है। इसका मूत्रांग होता है। फिर आता है कशेरुकी। कशेरुकी में होता है ब्रिक यानी कि किडनी द्वारा होता है। तो ये सभी के सभी आपका कुछ जंतु और उसको सर्जन तंत्र दे दिया था। एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कोशिकीय जंतु में विसरण के द्वारा होगा, पोरीफेरा संघ में जो कि आपका विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, सिलेंट्रेटा में सीधे कोशिका द्वारा, चपटा कृमि में ज्वाला कोशिका द्वारा, एनेलिडा में ब्रिक यानी कि नेफ्रिडिया द्वारा, आर्थ्रोपोडा में मैलपिगियन नलिका द्वारा, मोलस्का में मूत्रांग द्वारा और कशेरुकी में ब्रिक द्वारा होता। आगे कहता है कि ब्रिकों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इनमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना ही किडनी का काम होता है। ब्रिक की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। ब्रिक में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। 180 लीटर हमारे शरीर में खून है जी, नहीं? खून जो होता है शरीर का कितना परसेंट होता है? शरीर जो का 7% ही खून होता है, ठीक ना। मतलब 728 ना 749। क्या कह रहा है कि दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। इसमें से 1.4 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है, यानी कि लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल। ध्यान देंगे, यूरिया और यूरिक अम्ल ये दोनों मूत्र में पाया जाता है, मगर यूरिया की मात्रा 2.7%, जबकि यूरिक की मात्रा 0.3%। 0.3% वायुमंडल में कोई गैस पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% होता है। कार्बन के हाइड्रोजन साइड चेक कर लीजिएगा, हम भुला गए। नहीं, ऑर्गन एक्साइड आती है पॉइंट कर करके कुछ। ऑर्गन ये सब तो बहुत कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 0.3 शायद हाइड्रोजन या कार्बन या हीलियम, यही तीनों में कोई एक है। चेक कर लीजिएगा, हम ध्यान बना रहा है। चलिए ठीक है। आगे कहता है कि मूत्र का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम ध्यान में रखिएगा। और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है रक्त में? लाल करना, खून को लाल करना, ऑक्सीजन का प्रभाव। हाँ, आदान प्रदान वाला। चलिए, मूत्र क्या है? अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होगा। ब्रिक के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। ब्रिक के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और मसाला का भी उत्सर्जन होता है। ब्रिक में बनने वाली पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। पथरिया जो रहता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, याद रखिएगा। फिर आता है त्वचा। त्वचा क्या कह रहा है कि त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि सीबम और एवं पसीने का स्रावन करता है। ध्यान दीजिएगा, त्वचा में पाया जाता है 2 ग्रंथि। कौन कौन सा? एगो तेलीय ग्रंथि और एगो श्वेत ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि से सीबम निकलता है, जबकि श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। तो दोनों याद रख लेंगे।
फिर आता है हमारा यकृत। यकृत कहता है कि यकृत कोशिकाएं आवश्यकताओं से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। मतलब यकृत का काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में बदलना, और उत्सर्जन में ये मुख्य भूमिका निभाता है। अगला आता है हमारा फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। ये सभी का उत्सर्जन आपको पता चलेगा फेफड़ा के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा समाप्त कौन सा? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आगे आता है हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। चलिए आइए, तो अगला में है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कहता है कि इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है, और ये वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करता, मतलब तेज गति से, और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करता है। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है 3 भाग में बटा रहता है। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमी क्या है? नॉमिक नर्वस, यानी कि स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या कहता है। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल वाला। इसमें है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित होता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यह पूरे शरीर को, ठीक है, पूरे शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, वो कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कहलाता है वो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग में मिलकर बना होता है। एक को हम मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा को मेरुरज्जु कहते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए आपका ब्रेन का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम समझ लिए, मतलब कि आपका यहाँ से 3-4 को क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंतर्गत इसको 3 भाग में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? एक कहलाता हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा का बीच वाला मध्य मस्तिष्क और तीसरा का पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और जब अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ है सेरिब्रम। प्रश्न पूछता है सेरिब्रम, एगो ऐसा ही मिलता जुलता आएगा आगे सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क का एक और भाग है डाईएन्सेफ्लॉन। डाईएन्सेफ्लॉन किसका है? अग्र मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क में देखिए तो कॉर्पोरा कॉर्डी जेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ध्यान देंगे, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रल पेंडिकल मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है उसमें होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिब्रल पेडिकल, ये 3 तरह के हैं, तीनों अलग अलग है। सेरिब्रम बोलेगा तो अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रल पेंडिकल बोलेगा तो मध्य मस्तिष्क, और सेरिबेलम बोलेगा तो पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का एक और भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपको 4 नाम याद रखना है मस्तिष्क के जो भाग होते हैं उनमें। पहला अग्र मस्तिष्क का दोनों सेरिब्रम और डाईएन्सेफ्लॉन, और पश्च मस्तिष्क का दोनों सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर देखिए डाईएन्सेफ्लॉन को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक थैलमस और दूसरा हाइपोथैलमस। तो याद रखिएगा, आगे ये सब आते रहेगा तो वहाँ पर भी रिवीजन करा देंगे कि थैलमस किसका था, हाइपोथैलमस किसका था, कॉर्पोरा किसका था, ये सब नोट में देखेंगे। लिखा हुआ कि EEG, ध्यान देंगे EEG है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ग्राफ याद रखना है, ग्राम नहीं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग जो होता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एगो EEG है, एगो ECG होता है। बताइए तो ECG का पूरा नाम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये किस में काम करता है ECG? हृदय में, कार्डियक। चलिए अब आइए एक एक करके जानते हैं मस्तिष्क, ब्रेन को, दिमाग खुलेगा। देखिए
कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है। ध्यान रखेंगे, क्रेनियन में मस्तिष्क रहता है जो बाहरी आघात से बचाता है। मनुष्य का जो वजन है मस्तिष्क का वो 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य देखिए क्या है, ये सब का काम वगैरह याद रखिएगा हल्का। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है कि ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, मतलब सबसे डेवलप भाग जो होता है सेरिब्रम। जल्दी से बताइए कि सेरिब्रम जो था किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाँ, सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो क्या कहा कि सेरिब्रम जो है सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति, ज्ञानवापी एवं चिंतन का केंद्र जो होता है यहीं पे होता है। इसलिए चिंतन का केंद्र के लिए कोई चिंतन का केंद्र वाला बाबा और साधु बाबा जो होता है वो सबके पास नहीं जाइएगा। मस्तिष्क को कहिएगा, वो अपने सब इच्छा शक्ति कर देगा, चिंतन करा देगा, मतलब मेडिटेशन। कहता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? हाँ, 5 गो होता है ना, लगता है। आँख, कान, मुँह, जीभ, एगो कुछ रह गया, त्वचा, क्या होता है जी? क्या होता है? चलिए हो गया, 5 हो गया। तो क्या कह रहे थे कि जो ये सभी जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त, मतलब आँख क्या देखा उसका विश्लेषण, कान क्या सुना उसका विश्लेषण, ये सभी काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क करता है, इसलिए ये सबसे विकसित होता है। कहता है थैलमस के कार्य। थैलमस क्या है? तो ठंडा, दर्द, गरम, ये सभी थैलमस। थैलमस किस मस्तिष्क का भाग है? थैलमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लॉन का भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का डाइएन्सेफ्लॉन। तो थैलमस में क्या होता है? ठंडा, गरम, ये सभी का महसूस होता है, दर्द का महसूस होता है। दूसरा होता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या है? तो यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? तो वो करता है हाइपोथैलमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन इससे स्रावित होता है। पोस्टीरियर जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हाइपोथैलमस के रूप में। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, ये सभी का केंद्र होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सभी का नियंत्रण भी हाइपोथैलमस में होता है। हाइपोथैलमस किस मस्तिष्क का भाग? तो अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लॉन का भाग। तो हाइपोथैलमस में क्या होता है? तो भूख, प्यास, प्रेम, प्यार, ये सभी हाइपोथैलमस में। फिर आता है हमारा कार्पोरा कार्डिजेमिना। कार्पोरा कार्डिजेमिना क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग है और ये दृष्टि एवं श्रवण, यानी कि देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करना। किसको देखना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसको नहीं देखना है, ये सभी कौन करता है? तो कार्पोरा कार्डिजेमिना। फिर है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। इसका क्या है? तो इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं और यह मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता है। यानी कि मस्तिष्क का सभी भाग को जोड़ने का काम मेरुरज्जु से कौन करता है? तो सेरिब्रल पेंडिकल करता है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है और ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऐच्छिक पेशी, ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक पेशियों में संकुचन और नियंत्रण करता है सेरिबेलम, और यह आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। ऐच्छिक गतिविधि कहेगा पेशी, तो सेरिबेलम। आगे देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी आपका पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, जो कहता है कि मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, उपापचय याद रखिएगा, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, उल्टी, उल्टी जो होता है मतलब वोमिटिंग, ये सभी किस में होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। तो ये सारा का सारा था मस्तिष्क का काम। एक बार फिर से समझिएगा, जो मेन पॉइंट है वो हम बता दे रहे हैं। सेरिब्रम में से जो होगा वो आपका इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गति वहाँ पर भी होता है। ठीक है, ऐच्छिक गति और ऐच्छिक पेशी दोनों में अंतर होता है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण के लिए सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क जिम्मेदार है, जबकि ऐच्छिक मांसपेशी के संकुचन और नियंत्रण के लिए सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क है।
दूसरा आता है थैलमस। थैलमस जो होता है ठंडा गर्म ये सभी दर्द ये सभी का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस में आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो प्रेम होगा, प्यार होगा, किसी से दुश्मनी होगा, पसीना छूटेगा, खुशी आएगा, गुस्सा आएगा, ये सभी के सभी हाइपोथैलमस से। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या कहता है? सुनने और देखने की शक्ति। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सुनने और देखने की शक्ति होती है। फिर आता है हमारा कौन सा? सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का काम है सिर्फ मस्तिष्क के सभी भागों को मेरुरज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ देना। फिर आता है हमारा क्या? सेरिबेलम। बेलम जो है, बेलन जो है, बेलन यानी कि बेलम, बेलम यानी कि संतुलन, संतुलन यानी कि शरीर का संतुलन। अगर बेलना जो है सही से नहीं चलाइएगा चकला पे तो रोटी क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा रोटी से संतुलन नहीं ना बनेगा। कोई श्रीलंका का नक्शा बना दीजिएगा, कोई पाकिस्तान के, कोई करो, कोई के करो, ठीक ना। रोटी कैसा होता है? चौकोर होता है। चौकोर ना, गोल होता है। अच्छा, हम में बनाते तो हमारे चौकोर रह जाता है, इसलिए हमको पता है चौकोर। हमसे आज तक रोटी गोल नहीं मिला है। बहुते सीखे फिर भी नहीं। चलिए ठीक है, तो रोटी जो होता है मतलब सॉरी रोटी नहीं, क्या कर रहे थे? सेरिबेलम है ना। वो सेरिबेलम से बेलन याद रखिएगा, उससे आपका एक रिलेशन बन जाएगा, याद रहेगा। सेरिबेलम जो है वो शरीर का संतुलन करता है। और ऐच्छिक पेशी, पेशी जो होगा उसको नियंत्रण करने के लिए जो है सेरिबेलम, ऐच्छिक गति को नियंत्रण करने के लिए सेरिब्रम। साथ ही साथ सेरिबेलम क्या करता है? तो आंतरिक कान के संतुलन को भी संवेदना ग्रहण करवाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग और पिछला मस्तिष्क का ही भाग होता है। इसमें क्या होता है? उपापचय की क्रिया होती है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है, आहार नाल में क्रमांकुचन मतलब जो हम भोजन करते हैं तो उसको मुख से लेकर के छोटी आंत तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है फैलना पिचकना, उसको हम क्रमांकुचन कहते हैं। ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, धड़कन जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। श्वसन का नियंत्रण मतलब सांस अगर आपको मन है कि हम रोक लें तो 1 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, जिसको जितना ज़रूरत है उतना रोक सकता है, तो वो मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर उल्टी का नियमन, उल्टी वगैरह जो महसूस होगा वो आपको मेडुला ऑब्लंगेटा से महसूस होगा। तो ये हो गया हमारा क्या? तंत्रिका, तंत्र के अंतर्गत ब्रेन। यहाँ तक ही आज रखेंगे। मेरुरज्जु हम लोग कल करेंगे अगले क्लास में। मेरुरज्जु जो है इसमें अनुकंपी, परानुकंपी, ये सभी थोड़ा सा लंबा जानना है इसके अंतर्गत, इसलिए मेरुरज्जु को अगले क्लास में। अभी के लिए आज के लिए इसी क्लास को यहीं पर रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे सभी GK GS का जो कोर्स है आपको पहले ही बता चुके हैं, मात्र 75 रुपये में सारी कोर्सेज दिए जा रहे हैं, वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, जो कि ऑफ़र जो है 13 से 17 अगस्त तक वैलिड है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए 7654957719 पर संपर्क कर लेंगे, नहीं तो यही कोर्स फिर आपको 249 में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करते हुए आज के लिए हमें दीजिए विदा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, नए जोश और उमंगों के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।